ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पे हम अगेन हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट केमिकल डायनामिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके तो देखिए केमिकल डायनामिक्स के अंदर मैं आपको ऑलरेडी 18th लेक्चर कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम आगे बात करते हैं हमारे 19th लेक्चर पे और आज के इस 19th लेक्चर पे हमने हमारी फास्ट रिएक्शन को फिनिश कर देना है। तो देखिए लास्ट के मैं 3 लेक्चर से आपको फास्ट रिएक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि फास्ट रिएक्शन का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। देखो हमने फास्ट रिएक्शन के बारे में क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्टली हमने ये देखा और यही चीज आपकी सिलेबस में भी पूछी गई है। फर्स्टली हमने देखा कि फास्ट रिएक्शंस होती क्या है, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इतना हमने कवर किया। उसके बाद हमको जैसे ये चीज पता है कि आपकी जो फास्ट रिएक्शंस होती है, आपको नाम से पता चल रहा है ये रिएक्शंस क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, यानी कि विद इन सेकंड ही आपकी ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। अब आप खुद ही सोचिए अगर आपकी कोई रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट है तो इनका जो काइनेटिक्स है, इनका जो रेट है वो भी आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो फास्ट रिएक्शंस का रेट, फास्ट रिएक्शन की काइनेटिक्स बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या आती है? वो प्रॉब्लम आती है कि आप किसी भी फास्ट रिएक्शन का जो रेट है, किसी भी फास्ट रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है, उसे प्रैक्टिकली या फिर क्लासिकल मेथड के थ्रू डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि फास्ट रिएक्शन का जो रेट है वो इतना ज्यादा होता है कि उसे हम प्रैक्टिकली या फिर किसी भी क्लासिकल टेक्निक की हेल्प से डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। बट इस प्रॉब्लम पे हम फुल स्टॉप नहीं होते, हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और सॉल्यूशन हमको क्या मिलता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के लेजर मेथड है। उन लेजर मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इन फास्ट रिएक्शंस के रेट को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। और आपके पास एक्चुअल में तो आपके बहुत सारे लेजर मेथड होते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 3 टाइप के लेजर मेथड दिए हुए हैं, जिसमें आपका पहला है फ्लो मेथड, दूसरा है रिलैक्सेशन मेथड और थर्ड वन इज फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड। इतना हुआ। अब देखो मैंने आपको इन तीनों मेथड पे भी डिस्कशन कराना है, तो मैं आपको फ्लो मेथड पे ऑलरेडी डिस्कशन करा चुकी हूँ, रिलैक्सेशन मेथड पे भी ऑलरेडी डिस्कशन करा चुकी हूँ। आज हमारा लास्ट मेथड बनने वाला है, वो है आपका फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड। तो आज इस फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड पे फास्ट रिएक्शन को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। फ्लैश फोटोलाइसिस पे आपने क्या चीजें लिखनी है, तो बहुत आसान है, सुनते रहिएगा, डेफिनेटली क्लियर आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपको कोई भी मेथड अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले आप इनका इंट्रोडक्शन देंगे। और इंट्रोडक्शन में तीनों मेथड पे आपने कॉमन ही चीज लिखनी है। क्या लिखनी है? मैंने आपको बोला सबसे पहले आप बताएंगे फास्ट रिएक्शन क्या होती है, लेकिन एक सिंगल लाइन पे आप क्या बोलेंगे, द रिएक्शन विच टेक मिली सेकेंड टू कंप्लीट इज कॉल्ड एज अ फास्ट रिएक्शन। आप बोलेंगे कि फास्ट रिएक्शंस क्या होती है। फास्ट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो कि कंप्लीट होने में मिली सेकेंड या फिर आप बोल सकते हो विद इन सेकेंड अगर आपकी कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है तो ऐसी रिएक्शंस को आप बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। और यहाँ पे आपने फास्ट रिएक्शन बतानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो आप मेथड पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, फास्ट रिएक्शंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे फास्ट रिएक्शन आपको एक सिंगल लाइन पे बतानी पड़ेगी, जो हमने बता दिया। देन उसके बाद आप क्या बोलेंगे, तो आगे लिखा हुआ है एंड बिकॉज ऑफ देयर फास्ट स्पीड, क्योंकि आपको पता है फास्ट रिएक्शंस क्या है, बहुत जल्दी कंप्लीट होंगी, तो इनकी स्पीड भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो स्पीड ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है, इनका रेट बहुत ज्यादा होगा। तो हायर रेट को क्या है, आप मेजर नहीं कर सकते प्रैक्टिकली भी और क्लासिकल टेक्निक्स के थ्रू भी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है and because of their fast speed its rate cannot be measured by practically or by a classical technique। और classical technique के अंदर आप कौन कौन सी टेक्निक इंक्लूड करते हैं, आप इंक्लूड करते हैं ऑप्टिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड पीएच मेजरमेंट। तो हम बोल सकते हैं इन सारे क्लासिकल मेथड के थ्रू भी आप किसी भी फास्ट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अब डिटरमाइन नहीं कर सकते तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट मेथड ढूंढेंगे, कोई नया तरीका ढूंढेंगे। तो अब हमने एक नया तरीका ढूंढा है, तो हम नीचे लिखेंगे सो therefore we use a laser technique। इस वजह से क्या हम लेजर टेक्निक का यूज करते हैं किसी भी फास्ट रिएक्शन का रेट को डिटरमाइन करने के लिए। और आपके सिलेबस में तीन लेजर टेक्निक दिए, तो आप इन तीनों का ही नाम लिखिएगा, फ्लो मेथड, रिलैक्सेशन मेथड एंड फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड। उसके बाद जो भी मेथड आपको दिया होगा उस पर आप सेपरेट डिस्कशन लीजिएगा। जैसे आज हमने फ्लैश फोटोलाइसिस पे बात करनी है, तो अब मैं आपको पर्टिकुलरली फ्लैश फोटोलाइसिस पे डिस्कशन कराऊंगी। ओके, तो देखो फ्लैश फोटोलाइसिस पे आप क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्टली सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पे बात करेंगे, देन हम इसके थ्योरी प्रोसीजर वगैरह पे बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर को काम हो रहा है। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप क्या लिखेंगे, तो देखिए बहुत आसान है, तो 4 ही पॉइंट है, आसान आसान से सुन लीजिए। तो हिस्ट्री का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन 1967 द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वाज अवार्डेड टू एम आइगन
R. George, G. Potter and W. Naris for the co-discovery of a flash photolysis in 1949। इसका मतलब क्या है? ये बोल रहे देखो 1949 का टाइम है जब आपका क्या है फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। और ये जो डिस्कवरी थी वो एक टाइप की को डिस्कवरी थी। को डिस्कवरी मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे केमिस्ट ने कंबाइंडली आपके क्या है फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। और कब की थी? 1949 में की थी। और इस वजह से क्या आपके जो ये केमिस्ट हैं, आपके जो जो साइंटिस्ट है, किनका उनका नाम क्या है? एम आइगन, आर जॉर्ज, जी पॉटर एंड डब्ल्यू नेरिस। इन सबको क्या है 1967 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो हमने क्या बोला कि 1967 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इज अवॉर्डेड टू एम आइगन, जी आर जॉर्ज, G. Potter and W. Naris for their co-discovery of a flash photolysis in 1949। तो कितना आसान आपने जैसे इतना बताया कि कब आपका फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड डिस्कवर हुआ। उसके बाद ये एक टाइप की को डिस्कवरी थी जिसके लिए आपके ये 4 जो साइंटिस्ट है इनको 1967 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इतना कर लेंगे। अब सेकंड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है? तो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है फ्लैश फोटोलाइसिस इज यूज एक्सटेंसिवली टू स्टडी द फास्ट गैसियस रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द लेजर दैट इज यूज। ओके, तो ये बोल रहा है फास्ट जो आपकी फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड है इसका यूज एक्सटेंसिवली कहाँ किया जाता है? आपकी गैसियस रिएक्शन, फास्ट गैसियस रिएक्शन के डिटर्मिनेशन के लिए। इन फास्ट गैसियस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने के लिए आप पर्टिकुलरली क्या है फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड का यूज करते हैं। और आपके जो ये फर्स्ट टाइम पे आपकी फ्लैश फोटोलाइसिस की जो डिस्कवरी हुई थी ये भी आपकी गैसियस रिएक्शन के लिए ही हुई थी, ठीक है। एक्चुअल में होता ही है कि जो आपका फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड है ये आपके दोनों टाइप के रिएक्शन के लिए सुटेबल होता है, आपकी गैसियस रिएक्शन के लिए भी और सॉल्यूशन रिएक्शंस के लिए भी। बट फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी हुई थी फ्लैश फोटोलाइसिस की वो आपकी गैसियस रिएक्शन में ही हुई थी, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्लैश फोटोलाइसिस इज यूज एक्सटेंसिवली टू स्टडी द फास्ट गैसियस रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है? तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है दिस टेक्निक वाज बोर्न आउट ऑफ कैमरा डेवलपमेंट ड्यूरिंग एंड शॉर्टली आफ्टर अ वर्ल्ड वॉर सेकंड। ओके, डब्ल्यू सेकंड मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड। ओके, तो ये बोल रहे हैं जो आपकी फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक है ना इसका डेवलपमेंट यानी कि इसका बॉर्न कब हुआ था? तो यहाँ लिखा हुआ है दिस टेक्निक वाज बॉर्न आउट ऑफ कैमरा डेवलपमेंट, यानी कि इस टेक्निक का डेवलपमेंट कब हुआ था? कैमरा डेवलपमेंट के बाद हुआ था। और देखो आप इसको थोड़ा रिलेट भी कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है आपका जो कैमराज है उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की फोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज की पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। तो वो पिक्चर आप कैसे लेते हैं? आप वहां पे एक फ्लैश देखते हैं, जैसे आप क्लिक करते हैं आपको एक फ्लैश देखने को मिलता है। आजकल तो वो चीजें हटा दी, बट आपको एक फ्लैश देखने को मिलता है। तो देखो वही फ्लैश का यूज आप कहाँ करते हैं? फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड में। इस मेथड में भी क्या है उसी फ्लैश का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। इस वजह से कह रहा है कि फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक का जो कॉन्सेप्ट आया था, ये जो टेक्निक डेवलप हुई थी ये किसके बाद डेवलप हुई थी? कैमरा डेवलपमेंट के बाद हुई थी। कौन से पीरियड में? वर्ल्ड वॉर सेकंड में। और यहाँ पे लिखा है विच वॉज यूज टू टेक अ पिक्चर ऑफ अ फास्ट मूविंग प्लेन, रॉकेट्स एंड मिसाइल। जिसका यूज आप किसके लिए करते थे? किसी भी फास्ट मूविंग प्लेन का, रॉकेट का, मिसाइल की फोटो को क्लिक करने के लिए करते थे। इतना कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया वो चीज बताई गई है। अब लास्टली क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सिंस देन द टेक्निक ऑफ अ लेजर एंड ऑप्टिक्स हैज प्रोग्रेस अलाउिंग फास्टर। और उसी के बाद क्या है जो आपकी लेजर टेक्निक्स होती हैं, ऑप्टिकल टेक्निक्स होती हैं, इनमें आपको प्रोग्रेशन देखने को मिला। और उसी के बाद क्या है आपकी फास्ट रिएक्शन की भी क्या की गई? स्टडी की गई। उससे पहले इसकी स्टडी भी नहीं की जाती थी। तो ये आपने थोड़ा सा हिस्ट्री पे अपना काम किया। ये आपकी फ्लैश फोटोलाइसिस की हिस्ट्री हुई। ओके, तो देखिए अब बात कर लेते हैं इसकी थ्योरी पे। तो देखो बहुत सिंपल सी थ्योरी है, कुछ ही पॉइंट है, सुनिएगा आपको खुद हो जाएगा। तो देखो थ्योरी पे आपको यही बताया गया कि फ्लैश फोटोलाइसिस जो टेक्निक है वो कैसे काम कर रही है। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बात कराती हूँ। तो पहला पॉइंट आपको ये बोल रहा है इन अ फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक। फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक में क्या होता है, जैसे आपको नाम से मालूम पड़ रहा है ना, फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक में फ्लैश का यूज करते हैं। जैसे अभी हमने बात की कैमरे के जैसे फ्लैश होता है वैसा ही फ्लैश का आप यूज करते हो फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक के अंदर। तो वही बोल रहा है इन अ फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक अ लाइट फ्लैश ऑफ अ वेरी हाई इंटेंसिटी एंड द शॉर्ट ड्यूरेशन इज प्रोड्यूस ऑन अ नेबर ऑफ अ रिएक्शन वेसल। तो आप इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं, एक क्या करते हैं लाइट फ्लैश को पास कराते हैं किसके ऊपर? अपने रिएक्शन वेसल के ऊपर। अब ये रिएक्शन वेसल क्या है? रिएक्शन वेसल क्या है? एक टाइप का वेसल है जिसके अंदर आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रखेंगे। तो आपने सिंपली क्या कराना है, अपने रिएक्शन वेसल के अंदर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके ऊपर एक लाइट फ्लैश डालना है। वो भी कैसा लाइट फ्लैश डालना है, जिसकी इंटेंसिटी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, और कितने पीरियड के लिए डालना है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डालना है, मतलब एक छोटे टाइम के लिए लाइट फ्लैश जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसे आपने अपने रिएक्शन वेसल में डालना है, जिस रिएक्शन वेसल के अंदर क्या आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, और शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम भी दिया हुआ है कि अप्रॉक्स 10⁻⁻16 6 सेकंड के लिए आपने क्या है अपनी लेजर बीम को या फिर आप बोल सकते हो अपने लाइट फ्लैश को क्या है अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर डालना है। इतना कर लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द हाई फ्लैश प्रोड्यूस द एटम्स, फ्री रेडिकल्स एंड द एक्साइटेड स्पीसीज इन अ रिएक्शन सिस्टम। तो होगा क्या, ये चीज आपको पता है, अगर आप अपने रिएक्टेंट के ऊपर हाई एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, कोई फ्लैश वगैरह डालेंगे, तो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, ये स्पीसीज एक्साइट हो जाएगी या फिर फ्री रेडिकल बना लेगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि ए फ्लैश एटम्स सॉरी ए हाई फ्लैश प्रोड्यूस एटम, अगर आपने हाई फ्लैश प्रोड्यूस किया हुआ है, हाई फ्लैश अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर डाला है, तो वहां पे क्या होगा, इफ हाई फ्लैश प्रोड्यूस एटम्स, एटम्स प्रोड्यूस होंगे, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे, एक्साइटेड स्पीसीज प्रोड्यूस होंगी। कहां प्रोड्यूस होंगे, रिएक्शन सिस्टम के अंदर। इतना कर लेंगे। अब आगे पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दिस टेक्निक इज एम्प्लॉयड टू द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ अ टाइम अप टू द पावर 10⁻⁻12 सेकेंड। ओके, तो ये बोल रहा है ये जो टेक्निक है आपका फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक, इस टेक्निक का पर्टिकुलरली यूज कहां करते हैं, इस टेक्निक का पर्टिकुलरली आप यूज करते हो फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर। जो आप फोटोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां जो आप फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, वो अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन अगर आपकी फास्ट रिएक्शंस हैं, तो उन फोटोकेमिकल रिएक्शन की रेट को मेजर करने के लिए आप इस पर्टिकुलर टेक्निक का यानी कि फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ जो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, 10⁻⁻12 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है, यानी कि बहुत छोटे बहुत कम टाइम इंटरवल पे आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन का रेट निकालने के लिए आप फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक का यूज करते हैं। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द एटम्स एंड द आयंस ऑफ अ फ्री रेडिकल are detected by the spectrophotometer. Due to this method is also called as a kinetic spectroscopic technique. Okay, तो ये बोल रहा है कि इस केस में क्या होता है, इस फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इस टेक्निक के अंदर जो आपके एटम्स और आयंस फ्री रेडिकल जो आपके यहाँ पे बने थे ना, जब आपने हाई स्पीड का क्या हाई इंटेंसिटी का फ्लैश डाला था, लाइट फ्लैश डाला था अपने रिएक्शन मिक्सचर में, तो वहां आपको एटम्स आयन फ्री रेडिकल्स देखने को मिले। तो ये जो एटम्स आयन फ्री रेडिकल है, ये किसके थ्रू डिटेक्ट किए जाते हैं, ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली क्या डिटरमाइन किए जाते हैं। इससे आप कैसे डिटरमाइन करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली आप इसे डिटरमाइन करते हैं, जिस वजह से क्या है इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड भी बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द रिएक्शन मिक्सचर इन विच आर इन अ सॉल्यूशन एज वेल एज गैसियस फेज। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ये मेथड आप दोनों टाइप की रिएक्शन के लिए करा सकते हैं, वो रिएक्शन जो सॉल्यूशन फेज में है और वो रिएक्शन जो गैसियस फेज में, दोनों ही फेज की रिएक्शन को आप इस टाइप के मेथड के थ्रू करा सकते हैं। बट वो रिएक्शंस आपकी कैसी होनी चाहिए, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए। ओके, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इस मेथड की डिस्कवरी हुई थी, तो वो गैसियस फेज में के लिए हुई थी, गैसियस फेज की रिएक्शन के लिए हुई थी। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट एज लार्जर एज 10⁵ पर सेकंड। ओके, तो ये बोल रहा है अगर इस टाइप की रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर रेट की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, 10⁵ पर सेकंड मिलती है, और सेकेंड ऑर्डर की कितनी मिलती है, 10⁻11 पर मोल डीएम क्यूब पर सेकंड मिलती है। यानी कि इस टेक्निक की हेल्प से हम लोग अगर कोई रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर निकाला, सेकेंड ऑर्डर निकाला है, तो हमको ये वैल्यूज यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग मिलती है। ओके, तो ये चीज आपने यहाँ पे पहले थ्योरी पे पुट करनी है। ओके, अब देखिए अब हम इसकी वर्किंग एंड अपैरेटस भी देख लेते हैं, तो काफी आसान है। तो देखो पहले मैं आपको इसका अपैरेटस एक्सप्लेन करती हूँ, देन हम इसकी वर्किंग पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो अपैरेटस क्या है इसका, कितना सिंपल सा है। फर्स्टली आपने कहाँ फोकस करना है, फर्स्टली आप फोकस करेंगे रिएक्शन वेसल पे। तो देखिए ये है आपका रिएक्शन वेसल, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा ना थ्योरी पे, हमने क्या पढ़ा कि इस थ्योरी में हमने देखा कि फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक के अंदर हम लोग अपने रिएक्शन वेसल के अंदर क्या पास कराते हैं, लाइट की फ्लैश या फिर फ्लैश लाइट प्रोवाइड कराते हैं। तो वो आपका रिएक्शन वेसल क्या है, ये है। ठीक है, ये आपका रिएक्शन वेसल है, इसके अंदर आपके रिएक्टेड मॉलिक्यूल फिल्ड है, और ये जो रिएक्शन वेसल होता है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या होता है, कोटेड होता है। तो मैंने बाहर जो लेयर बनाई है, ये किसकी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO की आपकी लेयर है। ओके, अब होता क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिएक्शन वेसल देखने को मिल रहा है। इसके नेक्स्ट पे यानी कि इनके आगे पीछे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक लैम्प देखने को मिल रहा है। ये आपका क्या है, फोटोलाइटिक लैम्प है, इससे आपकी लाइट बीम ऑब्टेन होती है। और इसके जस्ट ऊपर आपको फ्लैश लैम्प देखने को मिल रहा है, जहां से आपको क्या दिखता है, फ्लैश मिलता है। यहाँ से आपको
क्या ऑब्टेन होता है, फ्लैश ऑब्टेन होता है। और आप देख सकते हैं ये फ्लैश आपके कहाँ जा रहा है, रिएक्शन वेसल के ऊपर जा रहा है। और यही चीज तो हमने थ्योरी पे पढ़ी थी कि आपका जो फ्लैश लैंप से आपका फ्लैश कहाँ जाता है, रिएक्शन वेसल के अंदर जाता है, जहां आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे जो आपका फ्लैश लैंप है ना, ये फ्लैश लैंप आपका पूरा एक सर्किट से लगा है, कैपेसिटर से लगा है। तो ये इसका काम क्या होता है, तो देखो आप क्या करते हैं, यहाँ से क्या है, हाई वोल्ट प्रोवाइड कराते हैं, हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं। इस हाई वोल्टेज की वजह से इस फ्लैश लैंप से क्या है, फ्लैश ऑब्टेन होती है। यहाँ से क्या है, इसी के बाद हाई वोल्ट की वजह से फ्लैश ऑब्टेन होती है। और ये फ्लैश आपकी कहाँ पड़ती है, रिएक्शन वेसल के ऊपर पड़ती है। ओके, अब होता क्या है, रिएक्शन वेसल के अंदर जैसे आप फ्लैश प्रोवाइड करेंगे तो आपका क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था आपको, फ्लैश की वजह से एटम्स, फ्री रेडिकल या फिर एक्साइटेड स्पीसीज देखने को मिलेंगी। ओके, उसके बाद क्या इसके नेक्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है मोनोक्रोमेटर। तो मोनोक्रोमेटर का आपका पता है क्या काम होता है, मोनोक्रोमेटर का काम ये होता है कि एक डेफिनेट वेवलेंथ की रेडिएशन को पास करना। यहाँ पे आपको अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन मिलेंगी, तो उन वेवलेंथ को, उन डेफिनेट मतलब उन डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ को एक डेफिनेट वेवलेंथ में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, मोनोक्रोमेटर का होता है। यानी कि यहाँ पे वो लाइट्स को क्या है, मोनोक्रोमेटर लाइट में, मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, एक डेफिनेट वेवलेंथ की लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मोनोक्रोमेटर लगाया। अब इस मोनोक्रोमेटर के नेक्स्ट में आपको क्या मिल रहा है, फोटो मल्टीप्लायर मिल रहा है। तो इस फोटो मल्टीप्लायर का काम क्या होता है, यहाँ से जो आपकी रेडिएशन आई है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जो पास हुई है फोटो मल्टीप्लायर पे, तो ये फोटो मल्टीप्लायर क्या है, उनकी इंटेंसिटी को मेजर करता है। और उसके बाद उसे कहाँ पास करता है, ऑसिलोस्कोप में पास कराता है। और इस ऑसिलोस्कोप में क्या होता है, डिटेक्शन का काम होता है, यानी कि ये एज अ डिटेक्टर की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। तो बस इतना सा आपका यहाँ पे सेटअप बनता है। ठीक है, अब इस सेटअप की वर्किंग क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए वो भी सुन लीजिए। ये बोल रहा है, पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जब भी आप फोटोलाइसिस कराते हैं, फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक का यूज करते हैं, तो अगर फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक के केस में जो आपका फ्लैश ऑब्टेन हो रहा है, ये फ्लैश लैंप से जो आपकी फ्लैश ऑब्टेन हो रही है, वो किसकी फ्लैश है, आपकी यूवी या फिर विजुअल रेडिएशन की अगर आप फ्लैश का यूज कर रहे हैं, तो उस केस में इस टेक्निक को आप क्या बोलेंगे, फ्लैश फोटोलाइसिस। लेकिन अगर आपने इस फ्लैश लैंप से जो फ्लैश यूज की है वो किसी चार्ज पार्टिकल, जैसे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनकी है, तो उस केस में आप इसे फ्लैश फोटोलाइसिस के बदले क्या बोलेंगे, पल्स रेडियोलाइसिस बोलेंगे। इतना हुआ, तो ये 2 पॉइंट आप लिखिएगा। उसके बाद देखो अब मैं आपको वर्किंग पे लेके चलती हूँ, तो वर्किंग के भी कुछ ही पॉइंट्स सुनिएगा। तो पहला पॉइंट ये बोल रहा है, इन द एक्सपेरिमेंट द रिएक्टेंट आर पुट इनटू अ सिलेंड्रिकल क्वार्ट्ज वेसल। तो इस एक्सपेरिमेंट में फर्स्टली हम अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कहाँ डालते हैं, सिलेंड्रिकल क्वार्ट्ज वेसल पे डालते हैं, यानी कि एक क्वार्ट्ज का वेसल बना है उसकी, जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, उसमें आप अपने रिएक्टेंट को फिट करते हैं। तो ये है वो वेसल। ठीक है, और इस रिएक्टेंट, इस वेसल की, क्वार्ट्ज वेसल का थोड़ा लेंथ भी दिया हुआ है, ये बोला 50 सेंटीमीटर, तो ये लॉन्ग होगा वेसल, और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा। और ये बोला विच इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू ए फोटोलाइटिक फ्लैश ट्यूब एंड द विच इज कोटेड विद द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO रिफ्रैक्टर। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, जो आपका सिलेंड्रिकल वेसल है, यानी कि ये जो रिएक्शन वेसल है, ये किसके नेक्स्ट में प्रेजेंट है, फ्लैश लैंप के नेक्स्ट में प्रेजेंट है। और जो आपका ये रिएक्शन वेसल है किससे कोटेड है, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड रिफ्रैक्टर से कोटेड है। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये चीज तो मैंने बताई। अब देखिए इसके नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फ्लैश इज ऑब्टेन बाय ए डिस्चार्ज ऑफ ए हाई वोल्टेज कैपेसिटर इन एन फ्लैश ट्यूब इनक्लोज्ड इन एन गैस एट अ लो प्रेशर। तो ये बोल रहा है जो आपका फ्लैश ऑब्टेन हो रहा है ना, आप ये जो फ्लैश ऑब्टेन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ये फ्लैश ऑब्टेन हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज। तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपका जो फ्लैश लैंप है ये यहाँ पर ऐसे सर्किट से अटैच है, और यहाँ से आपको हाई वोल्टेज मिल रहा है। तो इसी हाई वोल्टेज की वजह से आपका फ्लैश लैंप क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लैश को ऑब्टेन कर रहा है, फ्लैश को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम द लैंप पास टू ए सैंपल एंड द वेवलेंथ इज सेलेक्टेड बाय द मोनोक्रोमेटर। तो आपको पता है इस जो आपका ये रिएक्शन वेसल है इसके नेक्स्ट में क्या है, मोनोक्रोमेटर लगा है। ये मोनोक्रोमेटर क्या करता है, आपकी सिलेक्टेड मतलब सिलेक्टेड वेवलेंथ की रेडिएशन को पास करता है। तो हम बोल सकते हैं ये मोनोक्रोमेटर का वर्क क्या है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को पास करना। ठीक है, यहाँ से यहाँ रिएक्शन मिक्सचर से कहाँ की ओर पास करना, फोटो मल्टीप्लायर की ओर पास करना। अब फोटो मल्टीप्लायर का काम क्या है, जैसे मैंने बताया द इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय द फोटो मल्टीप्लायर। तो फोटो मल्टीप्लायर क्या है, इंटेंसिटी को मेजर करता है। उसके बाद उसे डिस्प्ले कहाँ किया जाता है, डिटेक्टर में डिस्प्ले किया जाता है। तो डिस्प्ले डिटेक्टर आपका क्या है, ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो इस ऑसिलोस्कोप में क्या है, उसको क्या किया जाता है, देन डिस्प्ले किया जाता है। तो ये है आपका ऑसिलोस्कोप। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द रेट इज डिटरमाइंड बाय अ प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द टाइम वर्सेस इंटेंसिटी एंड द टाइम वर्सेस ऑप्टिकल डेंसिटी। तो अगर आप यहाँ पे फिर रेट निकालना चाह रहे हैं तो आपको एक ग्राफ
ग्राफ देखने को मिलेगा जो कि किसके बीच में होगा, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम और ऑप्टिकल डेंसिटी वर्सेस टाइम। ओके, और यहाँ पे क्या है जो आपका फर्स्ट ऑर्डर प्लॉट इज ऑप्टेन, और यहाँ पे इस केस में क्या है, हमको एक फर्स्ट ऑर्डर प्लॉट हमको ऑप्टेन हुआ है और वो आपका कुछ इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया और ऑप्टिकल डेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, और दोनों के केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक में स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है, एक में आपको कर्व देखने को मिल रहा है। तो ये दो टाइप की हमको ग्राफ ऑप्टेन होते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम इसके एप्लीकेशंस पे बात करें तो लास्टली इसकी एप्लीकेशन पे क्या बोल रहा है, तो पहली एप्लीकेशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट इज एप्लीकेशन टू अ observation of the absorption spectra of an excited singlet state, short-lived excited triplet state and the chemical event in a nanosecond। ओके, तो ये बोल रहा है इस टेक्निक की एप्लीकेशन ये है कि इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और किसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट की, यानी कि एक्साइटेड सिग्नल स्टेट की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, शॉर्ट लिव एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट की हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उन केमिकल इवेंट्स को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि नैनो सेकेंड में कंप्लीट होते हैं। तो आपको पता है फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर आपको यही स्टेट मिलती है, हमने फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, आपकी एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट मिलेंगी, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट मिलेंगी। तो इन स्टेट्स के लिए क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाने का काम किसका होता है, आपकी इस टेक्निक का होता है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दिस मेथड इज वैल्यूएबल टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रांजिएंट केमिकल इंटरमीडिएट एंड हेंस फॉर द स्टडी ऑफ अ मैकेनिज्म ऑफ अ फास्ट रिएक्शन। तो ये बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है, ये एक टाइप का वैल्यूएबल टूल है क्योंकि इसकी वजह से हम क्या है किसी भी ट्रांजिएंट केमिकल इंटरमीडिएट का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और इस वजह से हम किसी भी फास्ट रिएक्शंस की मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए, उसका रेट को डिटरमाइन करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो ये एप्लीकेशन आप जस्ट पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फास्ट रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।